जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि और खेतिहर समाज। हिस्ट्री का 8वां चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है। आज हम हमारे संस्थान अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में मौजूद हैं और यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी मतलब बिना अच्छे नंबर लाए नहीं रहता है। ठीक है। आज जो ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 8 हो, 9 हो, 10th हो, 11 ट्वेल्थ हो या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो भी इसका लाभदायक ले सकता है। ठीक है। खेती है, कृषि और खेतिहर समाज हम सबसे जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं खेती कैसे होता है, कृषि कैसे होता है, कैसे खेत जुताई करते हैं, कैसे पहले हल चलता था और फिर देखते 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 ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आने से खेती और सुलभ हो गया। तो हम लोग जानेंगे भारत में खेती इतना ज़्यादा कैसे उत्पादन बढ़ गया भारत में। ठीक है। तो पहले तो कृषि का अंग्रेजी सबको जानता है कि एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। सब जानता है। हाँ, तो कृषि एग्रीकल्चर के दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि लैटिन शब्द है। आ जाओ। लैटिन शब्द है, क्या है? लैटिन शब्द है। बोलो कि लैटिन है क्या सर? लैटिन कहाँ का शब्द है? तो लैटिन इटली का शब्द है। कहाँ का शब्द है? इटली का। इटली का शब्द जो है लैटिन भाषा, उसी से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं एग्रोस तथा कल्चर। क्या बोलते हैं? चलो जल्दी से ये टॉपिक लिख लो। ठीक है। एग्रोस तथा, दिख ही नहीं रहा है। सच में ना दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो आओ थोड़ा पीछे चल जाओ वहाँ पे। रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। इंग्लिश मेरा बहुत मजबूत है, तो अगर गलती हो तो देख लीजिएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर, इसमें एग्री का मतलब होता है एग्रोस। क्या होता है? एग्रोस। और कल्चर से आता है, क्या आता है? कल्चर से क्या आता है? कल्चर से कल्चर आता है। सिंपल है, जो कल्चर लिखा हुआ है कल्चर। एग्री से एग्रोस और कल्चर से कल्चर। ठीक है। हो गया। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि। ए, इधर देखो। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और एग्रीकल्चर का अर्थ होता है खेती। वही है। कल्चर का अर्थ होता है खेती, मतलब जो हम लोग कल्चर में रहते हैं उसको। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया भूमि की जुताई। क्या हो गया? भूमि की जुताई। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो आगे अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक एंड हेडिंग दे दीजिए, कृषि और खेतिहर समाज। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, 9th क्लास का 8वां चैप्टर है। ये जानते हो, कंपटीशन का तैयारी करने वाला भी बच्चा पढ़ता है ये वाला। समझे? और रटते रहता है, रटते रहता है, रटते रहता है। एक बार नहीं, 50 बार पढ़ता है। लेकिन वही है कि जो 9th नहीं पढ़ा, 10th नहीं पढ़ा, 11th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा, वो वो जाकर डायरेक्ट कंपटीशन में आएगा। 2 घंटा पढ़ने के बजाय 10 घंटा पढ़ता है वो लोग। आज टॉपिक से एक दो सवाल कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। जैसे इसमें पढ़ेंगे हरित क्रांति। ठीक है। हरित क्रांति से इतना कंफ्यूज होता है लोग कि मत पूछो। कितना भी जानता रहो छोड़ ही देता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? तो देखो, पीसी कल्चर से एक छोटा मोटा माइंड मैप बनाना कि पीसी, मछली मछली उत्पादन को कहते हैं पीसी कल्चर। तो जानते हैं सबको कि मछली को पीस में काट के खाते हैं हम लोग। खाते हैं मछली को पीस में काट के। तो पीसी कल्चर से मछली डायरेक्ट याद रखना कि पीसी कल्चर जैसे ही आएगा मछली उत्पादन मार देंगे, मछली हो जाएगा उसका। ठीक है। चलो लिखो। लिख लिया ये वाला टॉपिक डालो, हेडिंग डालो। ये जो लिखे हैं वो लिखो ना। ठीक है। एक रोज का अर्थ होता है भूमि, और इसका अर्थ होता है कल्चर। तो लिखेंगे, ये सिर्फ हेडिंग डालो, उसके बाद लिखवा रहे हैं वो लिखो। हो गया ये? हाँ सर, आइए ना सर, लिखिए ना जल्दी। लिखिए।
देखो एग्रोस या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखो एग्रीकल्चर, आगे बढ़ें, लिखो एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं कृषि, लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। ऐसे करके लिख लेना, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस तथा कल्चर, एग्रोस तथा कल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्रोस तथा कल्चर हो गया। थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना। एग्रोस तथा कल्चर जिसमें जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है कल्चर का अर्थ होता है जुताई। एग्रोस का अर्थ क्या होता है भूमि और कल्चर का अर्थ जुताई। हो गया, लिख रहे हो बबुआ, लिखो बबुआ। गरीब आदमी उधर चले जाइए ठीक है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। अर्थात 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 एग्रीकल्चर का अर्थ अर्थात एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। अर्थात एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भूमि की जुताई से है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और जानेंगे। बोले सर क्या जानेंगे? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि बिहार में खेती कौन कौन होता है। भदाई खेती किसको कहते हैं? भदाई मतलब जो भादों में होता है, जो गांव से होंगे वो बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि भदाई खेती किसको कहते हैं, ठीक है। गांव से होंगे, नहीं जानते हो तो जान जाओगे, ठीक है। सब कोई किसान से जुड़ा हुआ। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निरूपित है। हाँ, 80% जनसंख्या जो है खेती पर है। अब तो कुछ घटा है, लेकिन जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रहा है ना, उससे लग रहा है कि सारे लोग जो बेरोजगार होंगे वो खेती की ओर ही अपना रुख करेंगे। इधर देखो, जैसे कि देखिए, अब इसी में छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। बोलो सर छिपी हुई बेरोजगारी कैसे पाया जाता है? जानते हो, जो खेती करते हैं ना, उसके घर में मान लो एक खेत है या दो खेत है और उसके घर में सदस्य हैं 10। कितना है? 10। मान लो मानसून का समय है, बारिश पड़ा, खेती जुताई शुरू होगी, खेत की जुताई करेंगे और वो दसों लोग घर में सदस्य हैं, दसों लोग आएंगे और खेत में अपना लग जाएंगे। मान लो कि किसी को जाना था कहीं काम पे
किसी को मजदूरी करने जाना था, वो सब छोड़ छाड़ के खेती पे लग जाएंगे। ठीक है, कोई पढ़ रहा था, वो भी बच्चा पढ़ाई छोड़ के खेती में काम करने लगता है। ठीक है, खेती में काम अच्छी बात है, खेती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई जो एक आदमी के काम करने से हो जाता, उसमें 10 आदमी क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं है और काम करने का। है भी तो वो लोग बस इतना माइंड में, उनका माइंड में बना हुआ है कि मानसून आ गया है, खेत में पानी है, खेती करना है, और उससे जो फसल निकलेगा उसको खाएंगे। लेकिन इसी में पाया था एक बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? बोले सर छिपी हुई बेरोजगारी इसमें कैसे आता है? तो देखो, मान लो ये खेत है, और इस घर में, जो इस घर में है, 10 सदस्य हैं। ऐसे ऐसे करके 10 सदस्य हैं। एक खेत में ये 10 लोग काम करने लगेंगे। जैसे कि अगर खेर पतई है, कोई भी खेर उर होता है जो होता है, उसको उठाने में ये 10 लोग लग जाएंगे। जानते हो, ये 10 लोग इस खेत में दिन भर काम करेंगे। ठीक है, खाना खाएंगे, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर खेत में जाएंगे, दिन भर काम करेंगे। तो बताओ, 10 लोग जो 10 जगह काम करते, तो 10 जगह का इनकम आता उसके घर में। 10 लोग एक जगह काम कर रहे हैं, एक भी इनकम नहीं आ रहा है। 10 लोग हैं, मान लो एक एक 100 रुपया कमाएगा तो 1,000 रुपया आएगा। ठीक है, ये जो एक खेत हुआ है ना, इसमें मान लो धान का फसल करेगा, तो धान बेचेगा तो 500 रुपया उसके पास आएगा। ये घाटा है कि फायदा है? घाटा है। हमको खेती करना चाहिए, लेकिन उन्नत किस्म का खेती करना चाहिए। अर्थात कभी कभी देखोगे ना, जो गांव से होंगे ना, उनके धान में कभी कभी मछली भी होता है। कहीं कहीं पे मछली आ जाता है, उसको मछली मारते हैं। मेरे खेत में भी अभी जो धान कटाई हुआ, उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, ठेहुना तक पानी भरा हुआ था। ठेहुना समझते हो ना, इसको बोलते हैं। और वहाँ तक पानी भरा हुआ था। धान काटने गया लोग, और जब धान काटने गया तो उसमें देखा गरई है। गरई समझते हो? गरई नहीं समझते हो? मछली को कहते हैं, हाँ, मोटा मोटा होता है, गरई होता है। और गरई था, जानते हो? सुनो सुनो, सुनो ना इधर, ए बच्चा, इधर सुनो। अगर उसी को खेत ऊंचा करके और बढ़िया से खेती करने लायक अगर बना दिया जाए, हाँ, तो गरई भी होगा और धान भी होगा। और टाइम आने पर पानी निकाल दो, ऊंचा रहेगा खेत, तो निचले खेत में चला जाएगा पानी। क्या? मिट्टी डाल के? ऊंचा कैसे होगा? पैंट छोड़े और ऊंचा हो जाएगा क्या? भाई, दूसरा तो लोग गिराने नहीं देगा, हम अपना जो मोड़ बनाएगा उसको खोल देंगे, उसको अगर रोकना है तो रोक लेगा वो। सिंपल बात है, वो भी ऊंचा कर ले। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, सरकार को मोटिवेट करना चाहिए गांव के लोगों को कि खेती के साथ साथ मछली का भी उत्पादन कीजिए। समझे? मछली होगा, मछली वो लोग बेचेंगे, खेत से तो जो पैसा आया आया ही, मछली का भी पैसा आया। और ऊपर से एक फायदा और है, मछली उत्पादन करने से उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मछली अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती के लिए मछली अपने काम कर देता है। हम तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, लेकिन हो जाए तब ना सब। समझे? ऐसा करना चाहिए, लेकिन कोई करता है? अरे सरकार हमारी नहीं बोले, उत्तर बिहार बाढ़ से पीड़ित है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से पीड़ित है। और सरकार क्या कर रही है? बाढ़ आता है तो पैसा बांटती है। जैसे अभी चुनाव आया तो 10,000 रुपया दिया गया। हाँ, 10,000 रुपया घूस दिया गया। क्या दिया गया? घूस। इनडायरेक्टली घूस। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी 10,000 रुपया नहीं दे सकता, लेकिन लेकिन सरकार किया। ठीक है, और 10,000 रुपया लुभा दिया महिलाओं को। और जानते हो, सरकार का नीति देखो कि 10,000 रुपया दे के, और फिर जो जीविका दीदी थी उनको ट्रेंड किया गया कि आप जाइए गांव में महिलाओं की मीटिंग बुलाइए, और मीटिंग बुला के कहिए कि 10,000 रुपया नीतीश चाचा दिलथू है से फ्री में थोड़े है, भोटवा देवक तो 2 लाख आओ मिलता बा। समझे? भोटवा दहा 2 लाख रुपया तुरंत मिलता बा। सब गांव की महिलाएं, वाह, 2 लाख रुपया आओ मिलेगा। सब महिला दे दिया वोट। एक तरह से एकदम घूस, डायरेक्टली दिया गया घूस, इनडायरेक्टली लीजिए, सब महिला वोट दे दी। सरकार क्या, एक सरकार भाई चुनाव जीतने के लिए सारा आचार संहिता का उल्लंघन होता है। गाड़ी गाड़ी का लिमिटेशन होता है कि आप 5-6 गाड़ी या कुछ कुछ गाड़ी ले जा सकते हैं। जानते हो? सुनो, तुम्हारा भी सुनेंगे।
जानते हो जब चुनाव होता है तो गाड़ी कितना जाता है, 40-50 जाता है, काफिला के रूप में जाता है। हाँ, आचार संहिता, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कुछ पूछो तो ही करता है, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हमेशा उल्टा जवाब देता है। खैर हमको आने दो, विधायक में तो नहीं जीतेंगे हम विधायकी में लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है। खेती में, किसानी में, गांव की खेती में। पूछेगा छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो कहना एक लिमिटेड, एक सीमित क्षेत्र में या सीमित खेत में ढेर सारे लोग काम करते हैं, जहाँ पे क्षमता से अधिक काम करते हैं। जहाँ पे एक को काम करना चाहिए वहाँ पे 4 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं। तो उसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि छिपी हुई बेरोजगारी कैसे कहेंगे, आप समझ गए ना। तब अब आगे चलते हैं हम लोग। रुक जाओ, एक हम अभी जो मेन चीज पढ़ाने वाले हैं, देखो, रुक जाओ, ये वाला चीज सबको पढ़ना, ठीक है। देखो, प्रमुख कृषि क्रांति हुआ, ठीक है। धुंधला दिख रहा है, ये छोटा होगा ही नहीं। हाँ, हम बनाते हैं, ठीक है, पीडीएफ बनाते हैं तुम लोग के लिए शॉर्ट करके, ठीक है, नहीं तो बुक में तो इतना लंबा लंबा दिया हुआ है। देखो, सुनो, नहीं नहीं, ये तो पीडीएफ बनाते हैं, पीपीटी जो होता है वो बनाता है, ठीक है। अब सुनो कि प्रमुख कृषि क्रांतियां हुई। पहले तो कृषि क्रांति हुआ क्यों, पहले था, पहले क्या था, लोग जैविक खेती करते थे। जैविक का मतलब गोबर उबर छींटते थे, और जो खेती होता था उसी से काम करते थे, तो उससे खेती कम होता था। क्या होता था, खेती कम होता था। तो अब सरकार इस पे ध्यान लाया, और सरकार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एम एस स्वामीनाथन। कौन, एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति का जनक इस इन्हें कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन के। ये क्या किए, दूसरे देशों में घूमने गए, वहाँ देखे कि अरे इतना ही खेत है, थोड़ा सा हमें खेती किया, इतना ज़्यादा फसल आ गया। एक पेड़ है हमारे तरफ, अमरूद का ही पेड़ है एक, उसमें हम लोग खेती करते हैं, तो 2 4 आता है, उसमें एक आध गो में पिल्लू लग जाता है। पिल्लू मतलब कीटाणु, कीड़ा, उस लग जाता है और खराब हो जाता है। ये लोग छोटा सा पेड़ है और 50 60 अमरूद लगा हुआ है। तो ये वहाँ से दिमाग लगाया, फिर गेहूं के खेत में गए। गेहूं के खेत में देखे कि वाह कितना सघन खेती हो रखा है एकदम। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था पहले, बहुत बढ़िया खेती होता था पहले। लेकिन धीरे 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 जब एक ही जगह खेती करते रहो करते रहो करते रहो, बालू आएगा बालू आएगा बालू आएगा, फिर खेती बंजर हो जाएगी। बंजर मतलब वहाँ खेती नहीं हो पाएगा। फिर इसमें खाद डालो, गोबर डालो, सब कुछ डालो, 5 साल 10 साल बाद वो खेती जोतने लायक हो पाएगा। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन क्या किए, क्या बोलो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, उन्हीं लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है हरित क्रांति। तुम लोग जो इंपॉर्टेंट है इसमें यही जानना, ठीक है। हरित क्रांति क्यों आया, हरित क्रांति मेन रीजन आया कि गेहूं और धान की खेती के लिए आया था। जब एम एस स्वामीनाथन साहब गए तो वहाँ देखे कि गेहूं का खेत है जो बहुत अच्छा यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इसमें खाद डालने से या फिर कुछ ऐसा करने से, बीज का प्रयोग करने से, उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करने से बहुत अच्छा खेती हो रहा है, इससे उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, एम एस स्वामीनाथन साहब आते हैं, प्रयोग के रूप में लाते हैं पंजाब और हरियाणा को। किसको, पंजाब और हरियाणा को। बोलो सर बिहार को काहे नहीं लाया, बिहार में तो आधा डूबा ही रहता है, ठीक है, डूबा रहता है। तो आप प्रयोग को लाए पंजाब और हरियाणा को लाए, तो पंजाब और हरियाणा में जब प्रयोग किए तो बहुत ज़्यादा खेती हो गया एकदम, बहुत ज़्यादा खेती हो गया, बहुत अच्छा बिका, किसान एकदम खुश, पूरा फर्स्ट क्लास एकदम किसान। अब धीरे 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 इसीलिए पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं और धान होता है। हमेशा देखोगे पंजाब और हरियाणा के लोग खेती में माहिर होते हैं एकदम, खेती भी उन्नत किस्म का करते हैं। कभी पंजाब और हरियाणा का वीडियो देखना, बढ़िया से प्रॉपर एकदम धान में या गेहूं में या आलू का खेत में प्रॉपर लेके जाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग का है ना, बिहार में क्या है, बिहार में जो भी है भगवान पानी करेंगे तब धान बोएंगे,
और जब पानी खत्म होगा तो धान काटेंगे। मोटर अब आ गया ना धीरे धीरे, अब धीरे धीरे सुधार रहा है। ठीक है, तो देखो हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम गैडे दिए थे। कौन दिए थे? विलियम गैडे, जो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गैडे ने दिया था। कौन दिया था? विलियम गैडे। बोलोगे याद हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम गैडे। कौन? गैड लिखा हुआ है, गैडे बोल सकते हो। ठीक है, याद करनी। गैंडे होता है ना, गेंडा, उससे याद रखना विलियम गैंडा। ठीक है, नहीं मोटा होगा क्या होगा पता नहीं। तो हरित क्रांति का शब्द दिया था विलियम गैड ने। विश्व में किसे जनक कहा जाता है? विश्व में किसे जनक? शब्द तो दे दिए विलियम गैड, लेकिन जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसको? बोरलॉग। नहीं होता बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो बोर हो जाते हैं तो इसी को कहता है नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या बोलते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग। तो देखो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बबुआ? इनको ना 1970 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। जो कुछ समाज के लिए, जो देश के लिए, जो बड़े क्षेत्रों के लिए कुछ अच्छा करता है उसको मिलता है। तो विश्व में ये हरित क्रांति ले आए, 1970 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो बहुत अच्छा किए थे। अभी जो बहुत ज़्यादा खेती देखते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा खेती कहीं पे होता है, तो किसके कारण होता है? नॉर्मन ई बोरलॉग जो हरित क्रांति लाया, हरित क्रांति की वजह से कृषि इतना ज़्यादा मतलब ऊपर पहुंच पाया है, बहुत ज़्यादा पहुंच पाया है। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। जो भी हो क्लास में हम बुलवाएं बोलिएगा, याद हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है? कोई भी जो बहुत बढ़िया ज्ञान देता है उसको नहीं बोलते स्वामी जी आए हैं, कहते हैं वाह स्वामी जी हैं, प्रवचन देने आए हैं, चलो चलो वहाँ गांधी मैदान में आ रहे हैं स्वामी जी, आइए। तो इसे याद रखना कि जैसे ही भारत में जनक कहता हरित क्रांति का, तो कौन हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। देखो हरित क्रांति क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रासायनिक उर्वरक, जो खाद का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? अब खाद से हमें बचना भी चाहिए। ठीक है, खाद वाला चीज हम लोग इतना ज्यादा खा रहे हैं, हर चीज में। जो भी बाजार का चीज लेते हो ना, जो भी बाजार का चीज लेते हो, हर चीज में खाद है। ठीक है, कुछ खेत, हाँ सब चीज बिना नहीं बोले। हरित क्रांति आया ही इसलिए था, खाद का उन्नत किस्म का बीज और खाद रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके। जानते हो जो फल इतना मोटा मोटा होता है उसमें सुई दिया जाता है, कुछों में, सब चीज में। कभी कभी देखते हो कि सब्जी इतना मोटा कैसे हो गया, खीरा इतना मोटा हो गया। कोई कोई होता है, कोई कोई तो प्राकृतिक रूप से हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो बाजार में बिकता है ना, मान लो एक प्राकृतिक रूप से हो गया, यहाँ 5 किलो 20 किलो कैसे प्राकृतिक रूप से हो गया? हाँ, समझ रहे हो? तो उसमें सुई दे के उसको फुला दिया जाता है और मत तौलता है, उसको फायदा होता है। तो ये सब रिवोल्यूशन के कारण है। कृषि में जो रिवोल्यूशन आया ना, उसका कारण है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रिवोल्यूशन का अर्थ, तो जैसे 1857 में क्रांति आया तो राष्ट्रवाद का उदय हो गया इंडिया में, राष्ट्रवादी बन गए, देशभक्त बन गए सब। पहले सब अपने लिए लड़ते थे, उसके बाद सब देशभक्त बने। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड हैवी सीड्स, यानी रासायनिक उर्वरक व उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का प्रयोग करके हम लोग हरित क्रांति में सर्वोच्च स्थान पा गए हैं। भारत में कब शुरू हुआ? 1966-67 में। कब शुरू हुआ? 1966-67 में। कब शुरू हुआ? अगर इसको कहीं कहीं देखोगे 1960 के दशक में शुरू हुआ। दशक मतलब समझते हो? 60, हाँ 1970 से पहले जो भी दशक आएगा उसको बोलते हैं वही क्या? 60 का दशक। ठीक है, बोलेगा 50 का दशक तब 50 से 60 के बीच में। ठीक है, जैसे 50 के दशक कोई बोल दिया तो 55 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, तो उसको दशक बोलेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक व उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करके हरित क्रांति आया। भारत में ये शुरू हुआ था 1966-67 में। कब शुरू हुआ? 1966-67 में। देखो क्षेत्र कौन था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। दिमाग में आया होगा सर राजस्थान तो बालू वाला चीज है, पूरा बालू है, रेगिस्तान है, तो वहां कैसे हुआ? तो वहां भी हुआ, नहर का निर्माण करके
स्वेज नहर जब खुला, बताएंगे अभी उसके बारे में। स्वेज नहर खुला तो और खेती बढ़ गया, दूसरे देशों से हमारा लेन देन बहुत आसान हो गया। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान। उत्तर प्रदेश में भी जानते हैं गन्ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। गन्ना, ईख, जिसको केतारी बोलते हैं हम लोग गांव में केतारी ही बोलते हैं। ठीक है। तो क्षेत्र कौन था हरित क्रांति वाला? राजस्थान। राजस्थान के कहाँ? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, यहाँ भी खेती बहुत अच्छे तरीके से होता है। पानी यहाँ पूरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जितना खेती को चाहिए उतना यहाँ पे पानी मिल जाता है। जानते हो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का खेती होता है। मोटा अनाज मतलब जो भी मोटा अनाज होता है ना, जैसे कि दाल वाल में भी मोटा अनाज आता है ना, चना वना, वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि मकई हो गया, या फिर और भी होता है ऐसा कुछ, हमको अभी बाजरा हो गया, हाँ, ये सब होता है यहाँ पे। अब लोग श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सब चीज में क्रांति आया है। दूध, अब बताओ एक गाय 25 लीटर दूध दे पाएगी कभी? हैं? नहीं दे पाएगी, नहीं देगी। सुनो ना, ये जब क्रांति आया ना, श्वेत क्रांति, इसमें भी क्या किया गया जानते हो? गायों में ना, गायों को भी अच्छा अच्छा चीज दिया गया खाने के लिए। खाओ, दूध दो, दूध बढ़ाने के लिए। हाँ, सुई दिया जाता है कि दूध बढ़ेगा। कभी भी शहरों की जो गाय होती है ना, उसको खाने के लिए हरा घास तो मिलता नहीं है जल्दी से। कभी भी जहाँ तहाँ प्लास्टिक में से मुंह डाल के निकाल रही है, कुछ खा रही है कुछ, उससे चलता है। लेकिन गांव का जो गाय होता है, पूरे तरह से हरा भरा, जंगल में चल गया, उधर केकरो खेत खा गया, उधर खा गया मस्त रहता है वो खा पी के। उसको कोई भी सूखा चीज खाना ही नहीं है, हमेशा हरा चीज खाना है। तो गांव के खेत ज्यादा ताकतवर भी होता है। खेत बोल रहे हैं, गाय ताकतवर होता है। ठीक है, खेत तो ऐसे भी ताकतवर होता है तो गाय गांव का ताकतवर होता है। अब हम लोग जानेंगे। अरे भाई, मेरे घर में गाय है। ठीक है, हाँ तो है ना, तो हम लोग गांव से आते हैं। हम प्योर गांव से हैं एकदम। गांव है मेरा, जिला है गया। गया जी, सॉरी, गया जी। हाँ, गया जी से हम हैं। ठीक है। क्या? गांव का नाम जानो, कोई बात नहीं है। गांव मेरा रोड के किनारे है। NH2 जो नेशनल हाईवे होता है, ये नेशनल हाईवे आप लोग को याद है? उसका एक ट्रिक होता है, दीपा दिक मुजो। ठीक है, दीपा दिक आमू मूच कूच कोमू, ऐसा कुछ है। दीपा से दिल्ली से पाकिस्तान NH1, दिक से दिल्ली से कन्याकुमारी NH2, ऐसा याद करवा देंगे सब। ठीक है। अब है श्वेत क्रांति के समय दूध उत्पादन से। सर याद कैसे होगा सर? श्वेत क्रांति, श्वेत दूध होता है, दूध उजला होता है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ये सब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से, आलू गोल होता है। ट्रिक से याद रखना, ऐसे रटते रहोगे याद नहीं होगा। आलू गोल होता है तो गोल क्रांति किससे आ जाएगा? आलू से। गोल क्रांति आलू से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। इसके बाद नीली क्रांति, मछली को देखते हो, पानी नीला होता है, नीले मछली रहती है उसमें। ठीक है, माइंड मैप एकदम बना लो। क्या मछली काली होती है? सब मछली काली थोड़े होती है। हाँ? मछली का नाम जानते हो? पोठिया एगो आता है, हाँ, गरई आता है, बचवा आता है, झींगा आता है। तो अलग अलग, हम पानी का बता रहे हैं। पानी कौन से कलर का होता है? पानी का अंदर आता है, गलत बात। जहां पे मछली रहेगी वो पानी गंदा नहीं रहेगा। ठीक है, मछली, अरे गंगा जी वाला तो यहाँ का आदमी सब, गंगा जी वाला ऐसे गंदा रहता है। गंगा जी वाला जितना जो बाथरूम उतरूम वाला है, सारा गंगा जी में पानी जाता है उसका। अब विश्वास नहीं करोगे। अब बताओ इतना ज्यादा, हाँ सुनो सुनो, गंगा जी का रियलिटी थोड़ा सुन लो। चुभेगा किसी किसी को, ठीक है, कि इतना सारा बात बोल रहे थे, ना चुभेगा तो चुभने दो, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हम जो रूम में रहते थे, हम वहाँ पे रूम में रहते थे, वहाँ पे गंगा बगल में थी। ठीक है, उसका बाथरूम का पानी प्योर गंगा जी में जाता था। आप जाओगे ना गंगा जी का तो नाला देखना, नाला कितना गंदा निकलेगा, पूरा हरा हर पानी एकदम। कहाँ से आ रहा पानी? क्या धरती से आ रहा? थोड़े ना वो। हाँ, इतना ज्यादा पानी, मतलब सारा। अब बताओ कि पूरा तेजी से आता है। कहोगे सर एक घर में से तेजी से आ रहा होगा? नहीं, सब घर का ज्वाइंट एक ही नाला में है। ठीक है, और ऊपर नाला मारेगा एकदम पूरा हर हरा के, और गंगा जी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे।
ठीक है। गंगा जी को सब गंदा किए हुए हैं। क्या पवित्र है? तो पवित्र इसीलिए तो हो जाती है, कहा जाता है कि पापी जाता है तो धुल जाता है, यहाँ तो गंदा ही गंदा जाता है। ठीक है, तो धूल तो रहा है, तभी तो जाके गंगा जी में वाह नहाता है, आराम से फ्रेश हो जाता है। क्या हम गैलन में? अरे भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब नौटंकी ड्रामा हम नहीं करते हैं। गंगा जी को मानते हैं। देखो, जिस देश में गंगा को सिर्फ जल माना जाता है ना, उस देश में असली पूजा होता है। जाके अमेरिका में देखो पानी, इंग्लैंड में देखो पानी, दूसरे देशों में तक जाके देखो नली का पानी या फिर नदी का पानी देखो। हमारे देश में नदियों को माता कहा गया है, और माता को हम लोग इतना गंदा कर रहे हैं, इतना गंदा कर रहे हैं। गाय तो नॉर्मल चीज है, यहाँ आदमी कुछ कुछ कर देता है गंगा नदी में जाके, ठीक है, उसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो है हमारी माता का असलियत। और इसका रियलिटी भी है कि बच्चे माँ पे पर पेशाब कर ही देते हैं, लैटरिन वैटरिन कर ही देते हैं, तो शायद गंगा माता को वही समझ के गंदे करते जा रहे हैं। सोचने की बात है, ये शर्म आना चाहिए, थोड़ा सा भी सरकार को शर्म आना चाहिए। अरे सबको, तब ये सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रही है, यमुना तो साफ हुआ ही नहीं, गंगा पटना गंगा तो इतना प्रदूषित हो गया है कि एक बार पानी पी लो तुरंत पेट खराब नहीं हो गया तो बोलना। एक बार पानी पी लो, भर पेट खाली एक गिलास पी लो पानी गंगा का, तबीयत खराब हो जाएगा। क्या चलो टॉपिक पे आओ। हो गया। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। ए बाबू याद हो जाएगा यहीं पे। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। सरसों कैसा रहता है? पीला। तिलहन सोच समझ के रखा गया है, ये सुन लो एक बार, गरीब आदमी सुन लो, अमीर हो जाओगी पढ़ लोगी तो। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से। किससे है? तिलहन से। अब लो रजत क्रांति सर, रजत मतलब समझ लेना उजला, मतलब रजत मतलब गोल उजला, तो अंडा। रजत नहीं, देखो चांदी जैसा रजत नहीं रहता है, पहले रजत बोला जाता था चांदी को, चांदी जैसा चमकता रहता है अंडा। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। ये याद करने का ट्रिक दे रहे हैं हम तुम लोग को, ये पूरा बता नहीं रहा है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट तो सब जानता होगा क्या है, सिंपल है, ठीक है। अब बुलवाना क्यों चाहती हो? अब भूरी क्रांति का संबंध है कोको उत्पादन से। क्या होता है? ये चुपचाप याद करो, बोलो मत, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? कोको उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध शहद से या फल उत्पादन से। सुनहरी मतलब देखते हो शहद, शहद जिसको हम लोग बोलते हैं मध बोलते हैं हम लोग। अरे शहद का खेती होता है, खेती मतलब कि छोटे छोटे वो उसमें फूल उल बिछा दिया जाता है, फूल लगा दिया जाता है, और वहां से मधुमक्खियां आती है, मधुमक्खी का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। मधुमक्खियां आती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं, छत्ता बनाने के बाद मध देती हैं, और मध देने के बाद उसमें एक टोपी ऐसा ओढ़िया टाइप का रहता है, ठीक है। ओढ़िया सुन जानते हो ना, ओढ़िया टाइप का ओढ़िया ओढ़ लेता है, उड़ा देता है ऐसे, उड़ा के ऐसे बैठ जाता है, और बैठ के मधुमक्खी दूसरे छत्ते पर चली गई और उसमें से सारा कुछ निकाल लेता है, निकाल के फिर बाजार में बेचता है। समझ में आया कुछ? ऐसे होता है शहद का उत्पादन, ठीक है। तो शहद का उत्पादन तो बहुत ज्यादा शहद उत्पादन एकदम बहुत बढ़ गया शहद। ठीक, तो कभी आया पतंजलि का, पतंजलि पतंजलि का पता नहीं कितना प्रोडक्ट में सील लग चुका है, ठीक है। कोर्ट उसको बार बार ऑर्डर दिया है, कोर्ट पता नहीं कितना प्रोडक्ट पे उसको ठप्पा मार चुका है कि गलत प्रोडक्ट है, इसमें मिलावट है, इसमें ये है। जो दंत मंजन करते हो ना, जो शाकाहारी होगा, देखो एक चीज बता रहे हैं, जो शाकाहारी होगा ना, बैठा है ना, देखो ना आज के बाद वो शाकाहारी नहीं रहेगी। सुन लो, दंत मंजन जो करते हो ना, जो भी कोलगेट यूज करते हो, उसमें मछली का हड्डी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सारा में होता है। अच्छा ठीक है, तुम डॉक्टर हो, नहीं होता है, मान गए। हाँ, लेकिन होता है, ठीक है, वो सब करता है। बताओ, कभी देख लेना, हम उतना साइंस तो पढ़ाने वाले हैं नहीं, लेकिन देख लेना गूगल करके होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? सुनो बाबू, हल्ला मत करो, ए लड़का, तुम गरीबे रह जाएगा जी। देखो, रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास,
जैसे बोला रजत रेशा, तो कपास, जो कपड़ा बनता है ना, कपास से बनता है। तो रजत रेशा का संबंध किससे है? कपास से। किससे है? काली क्रांति पेट्रोलियम से है। पेट्रोलियम काला होता है, अभी ना देखते हो कि पेट्रोलियम, वाह ऐसे एकदम कितना साफ जा रहा है, निकलता है तो बहुत गंदा होता है वो। हाँ, उसको साफ किया जाता है, ठीक है, फिल्टर किया जाता है, तब उसको बाजार में लाया जाता है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम से। किससे है? किससे है? रजत रेशा, रजत रेशा कपास। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। गोल्डन फाइबर का संबंध किससे है? इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। किसको? जूट उत्पादन को। सुनहरा रेशा कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध, देखो, झींगा मछली तो सुनी है, इतना तो जानती है, तुम भी सुनी है, तुम तो शाकाहारी हो। मत जाना करो इस सब के बारे में, मन करने का खाएगा। अरे तुम्हारा मन नहीं करेगा, मेरा मन करेगा। ठीक है, देखो अब गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली, प्याज और औषध उत्पादन। झींगा मछली, प्याज और औषध उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है। किससे है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। ये थोड़ा सा लग सकता है अलग टाइप का, लेकिन माइंड में रखना। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध, नीली मछली, पीली तिलहन, गुड, ऐसे याद करना। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम। काली क्रांति, गुलाबी क्रांति औषध उत्पादन। देखो प्याज गुलाबी रहता है, गुलाबी कलर का रहता है, देखो ऊपर वाला एकदम गुलाबी कलर का। तो जैसे आ जाए गुलाबी क्रांति तो प्याज। अब प्याज काटते हैं झींगा मछली बनाने के लिए, तो माइंड में रखना। अरे कुछ भी थोड़ा सा माइंड में बनाओ ना। तुम लोग एक ही चीज को ये माइंड में बनाने बोल रहे हैं, याद हो जाएगा इससे, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज, औषध उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध, लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन। मांस उत्पादन, मांस काटते हैं तो लाल निकलता है खून, छपा छप छपा छपा। और ऐसे ही देखो टमाटर, टमाटर तो लाल रहता ही है। लाल टमाटर बड़े मजेदार, सुनो ना, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से। उसके बाद आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति, जिसको बोला हरा सोना बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरा सोना। अरे सुनो, हरा सोना किसको कहा जाता है? बांस को। बांस को हरा सोना के रूप में जाना जाता है। विदेशों में बांस को ना बहुत महंगे दर पे बेचा जाता है। या फिर चले जाओ आसम के इलाके में, जितना है नॉर्थ ईस्ट ना, इधर नॉर्थ ईस्ट में पूरा बांस का खेती होता है, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, ठीक है। तो हरा सोना कहा जाता है किसको? बांस को। किसको? घर बनता है तब भी बांस का जरूरत है, हर चीज में तो बनाने के लिए बांस की जरूरत है नहीं? बताओ। जिसको कहा जाता है सेटरिंग, बांस का सब्जी बनता है, पता है तुम लोगों को? पता है ना? हम खाए तो नहीं है, लेकिन सब्जी बनता है उसका। हाँ, जो कोपल होता है बांस का, उससे सब्जी बनता है। असम के साइड में बहुत ज्यादा बनता है ये सब, ठीक है। तो सुनो सुनो, ए बबुआ सुन लो इधर। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध बांस उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध ग्रे या सिलेटी क्रांति। आप कहोगे सर ये कैसे याद करेंगे? तो देखो, जब खाद रहता है ना, वो देखना ग्रे कलर का रहता है या सिलेटी कलर का रहता है। खाद देखे हो तुम लोग? अरे कभी पौधा उधा लगाए होगे घर में, तो उसमें भी देखे होगे खाद डालते हैं। तो एक उजला वाला रहता है, ठीक है, लेकिन जो डीएपी जो रहता है, दो तरह का खाद आता है, एक डीएपी एक पोटास, यूरिया, ठीक है। व्हाइट कलर का तो रहता ही है, एक ग्रे कलर का रहता है, ठीक है। जब डीएपी शायद ग्रे ग्रे कलर का रहता है। तो देखो, ग्रे या सिलेटी क्रांति उर्वरक से, उर्वरक मतलब खाद होता है, क्या होता है? रहेगा याद। तो ग्रे या सिलेटी क्रांति का संबंध किससे है? मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज। माइंड में रखना, मुख मतलब मोटा, मुख मतलब मोटा, मुंह मोटा होता है, ठीक है। तो मुख क्रांति का संबंध किससे है? अब परमनी क्रांति का संबंध, ज्यादा हो गया ये परमनी, सुनो, ये बिना ब्रेक का सब्जी है। सुनो ए बुआ, अरे सुन लो, हम यहाँ आए हैं, बोल ही ला।
इसको बोला जाता है बिना ब्रेक का सब्जी, भिंडी को। तो रखना है इसको परमनी। परमनी, जब मन किया तब खा ली, काहे कि बिना ब्रेक का सब्जी है। ठीक है। बिना ब्रेक का सब्जी का निका अर्थ है बूढ़ा लोग इसको बहुत ज्यादा खाना पसंद करता है। क्यों? दांत उसका रहता नहीं है, मुंह में डालो चबाना है नहीं, सीन जाता है, डालो गपाक से मुंह अंदर चला जाएगा वो। ज्यादा ही सच सच है तो है। तो परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन। तो भिंडी बिना ब्रेक का सब्जी है, जो भी बूढ़ा लोग हैं खा सकते हैं। ठीक है, बूढ़ा लोग कोई सुन रहा होगा वो भी खा लेगा। ठीक है। अब देखो, याद हो गया परमानी क्रांति का संबंध किससे है? अब बोलो सदाबहार क्रांति सर। जैविक कृषि, जैविक कृषि मतलब उसमें बता रहे हैं क्या होता है, उसमें खाद का उपयोग नहीं होता है, जैविक तरह से कृषि कहता है। तो जो भी शुद्ध खाना खाएगा उस सदाबहार के रूप में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो सदाबहार रहता है, सदाबहार जिंदगी जीता है। तो याद रखना, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। इसके बाद इंद्रधनुष क्रांति सर। इंद्रधनुष, सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुष सर सभी क्षेत्रों में। देख तो इंद्रधनुष बनता है तो एक कलर में बनता है, 7 कलर बनता है उसका। तो याद रखना कि सभी क्षेत्रों में, क्या रखना? सभी क्षेत्रों में। क्या याद रखना? सभी क्षेत्रों में। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति। देखना नहीं है, बिना देखे बोलो अब। नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध पीली क्रांति तिलहन, गुलाबी क्रांति प्याज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। कौन? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1960 के दशक में, या 1966-67 में। एग्जैक्ट पूछे कि एग्जैक्ट बताओ। नहीं कैसे? 1960 के दशक याद रखोगे तो 66-67 याद नहीं रहेगा, माइंड में रहेगा। एक ही चीज तो है, 62 थोड़े है। 62 में तो चाइना के साथ युद्ध हुआ था। चलो सुनो, कोई कमजोर नहीं है। तो अब याद, अब पूछते हैं, ठीक है, रीजन टाइप का। हरित क्रांति का शब्द क्या, हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम गैडे या गैड। कहाँ के थे? यूएसओ मतलब अमेरिका। क्या होता है? अमेरिका। और हरित क्रांति में कौन फसल पर ज्यादा बल दिया गया? गेहूं व चावल पे। सब बोलो, गेहूं व चावल पे। विश्व में जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पता है? हाँ, सबसे बड़ा है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा नॉर्मन नोबेल प्राइज। क्या हो जाएगा? नोबेल प्राइज। आप देखो, भारत में जनक किसे कहा जाता है? ओ बाबू, भारत में जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति किसे कहते हैं? मतलब हरित क्रांति किस चीज के लिए आया था? तो रासायनिक उर्वरक व उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का प्रयोग करके खेती को बहुत ज्यादा वृद्धि कर दिया। तो कौन सा खेती सर? तो गेहूं और धान। क्षेत्र कौन है? उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। श्वेत क्रांति के संबंध किससे है? श्वेत, उजला क्या रहता है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति का संबंध पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध तिलहन। रजत क्रांति का संबंध, भूरी क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध। सब माइंड में बना के रखना, माइंड में। पूछो, कल डाउट ले लेंगे, सुन लो अभी। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से। किससे आ जाएगा? हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। किसको? तो सुनो ना, कोयला को कहा जाता है। काली क्रांति किससे आया था? रजत रेशा का संबंध कपास से। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे आया? गुलाबी क्रांति का संबंध, बहुत बढ़िया, बादामी क्रांति का संबंध, लाल क्रांति का संबंध, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध
ग्रे या सिलेटी क्रांति का संबंध मुख, मुख मतलब मोटा, तो मोटे अनाज। परमाणु क्रांति का संबंध सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक, और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध। सब याद हो गया, आसान था। अब देखो ये वाला चीज रटते रहता है लोग, पूरा रटता है लोग, पूरा रोज जब रिवीजन करेगा ये रटेगा, लेकिन याद नहीं होता है। तो चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या फिर कोई कंपटीशन का तैयारी करता हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अब एक चीज और, दो चीज बता देते हैं। एक सेकेंड, देखो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया बाबू, बोलो? 3 भागों में। कितने भागों में? कौन कौन? प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? पहले तो देखो, ये जब जानोगे तभी ना बता पाओगे कि खेती का शुरुआत कहाँ से हुआ था। ये हम लास्ट में इसलिए बताए ताकि जान लो। ठीक है, अभी टॉपिक का स्टार्ट हुआ है, 2-3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा कृषि, इससे एक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए निश्चिंत रहो। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल मतलब क्या? प्राचीन लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है, मध्य मतलब मिडिल, वो तो हम भी जानते हैं मिडिल, और मेडिवल बोलते हैं उसको। ये शुरू में इतिहास जब पढ़े थे, ये चला नहीं था कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, चला ही नहीं था। इतिहास को कहते किस वजह से पता है ना? इतिहास किसे कहते हैं? हाँ, इति जोड़ बीती। ठीक है, बीते हुए चीजों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। सिंपल, तो बोली क्यों नहीं, बोलना है ना ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये जब हम इतिहास पढ़ाएंगे उसके बाद जब इतिहास में चलेंगे शुरू में तब पढ़ाएंगे। अभी इतना जान लो कि कृषि का उत्पादन ठंडा से न गला खराब हो गया। कृषि का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था? इंडिया में कृषि का उत्पादन सबसे पहले कब हुआ था? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अरे युग भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नौ। अब एक चीज बताते हैं कि जब भी खेती होता है ना, तो नदियों के किनारे खेती बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नदियों के किनारे भूमि उपजाऊ रहती है। कैसी रहती है? उपजाऊ रहती है। कैसी रहती है? उपजाऊ। सर कैसे? तो नदियों के किनारे पानी की कमी नहीं होती है। नदी को जितना नमी चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो उनको मिलते रहता है। सर कई, अब बोले सर जो हमारा उत्तर बिहार है उसमें तो पानी रहता ही है, तो सर वो उपजाऊ है? तो हाँ उपजाऊ है। उत्तर बिहार में जाना, वहाँ पे जंगल बहुत मिलेगा। जंगल कहने का मतलब पहाड़ नहीं होता है, पहाड़ का मतलब पत्थरों से है, जंगल का अर्थ है पेड़ पौधों से। ठीक है, हम समस्तीपुर गए थे, समस्तीपुर में देखे, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर इलाके में पूरा लीची का बागान, एकदम पूरा शाही लीची। तो मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए फेमस है। वहाँ का लीची विदेशों में बेचा जाता है। जब मुजफ्फरपुर का लीची अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, कहीं भी जाता है। हाजीपुर का केला फेमस है। सुनो, हाजीपुर का क्या फेमस है? केला। वहाँ गए, वहाँ लीची का बागान देखे, हम पहली बार लीची का बागान देखे थे। ऐ सुनेगा, शांत हो जाओ, पूछेगा, बता रहे हैं सब इसमें है। ठीक है, कहाँ का? अरे सुन लो बबुआ, सब, चलो चुपचाप रहो, अभी कोई नहीं पूछेगा, शांत हो जाओ। सब इसमें है। ठीक है, जर्दालू आम, मखाना, शाही लीची, सब कुछ है। तो हम समस्तीपुर गए तो देखे बहुत ज़्यादा बागान है वहाँ पे। वहाँ पे सुनो, वहाँ पे, अरे चुप रहोगे, क्लास चल रहा है यहाँ पे ऑनलाइन, शांत हो जाओ। वहाँ पे ना शाही लीची का पेड़ देखो तुम लोग? कहाँ पे? घर पे है? कहाँ घर है तुम्हारा? सुपौल घर है? हाँ उधर होगा।
ठीक है। वहाँ पे देखे बहुत ज़्यादा एकदम लीची का खेती हो रहा, हम पहली बार देखे इतना ज़्यादा हो रहा है ना। मेरा एक दोस्त था वहाँ का, दिन भर हम लोग गाछ में सोए रहते थे। ठीक है। हाँ। अरे घूमने गए थे, छुट्टी मिलता है तो घूमने भी चले जाते हैं। दिन भर गाछ में सोए थे, लीची तोड़ तोड़ के खूब खाए थे एकदम। और जब आए थे तो एक बोरा लेकर आए थे और रोज सुबह नाश्ता करते थे उसका। रोज सुबह नाश्ता करते थे वही लीची, नाश्ता कर पेट फूल जाता था। मन करने लगा, ठंडा मन नहीं करता खाने का। चलो, कृषि का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पाया गया था? नवपाषाण काल में। कहाँ? नवपाषाण काल, जिसको ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ तांबा का खोज हो चुका था। ठीक है, तांबा का खोज हो चुका था। तुम लोग अभी आने वाले टाइम में पढ़ोगे बुर्ज होम। बुर्ज होम, कोल्डिवा। कोल्डिवा सुनो, ओए लड़का तुम गरीब, सुनो। बुर्ज होम पढ़ोगे, कोल्डिवा पढ़ोगे। ठीक। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? ये ये लिख लो, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। लिखो, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। लिखते नहीं हो तो शांत नहीं होता। कृषि का सर्वप्रथम, लिख दें, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य, बोल तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। अच्छा ठीक है, कृषि का सर्वप्रथम नवपाषाण काल या युग में मिला था। ठीक है। हम हम कहाँ युग का निर्माण कर दे। नवपाषाण युग या काल एक ही बोलते हैं। ठीक है, डोंट वरी। कृषि का सर्वप्रथम, ओ बबुआ, साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। सुनो, शांत हो जाओ। इसमें हड़प्पा की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके बुक में। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं हम भी। हड़प्पा इसमें दिया नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन हम थोड़ा सा इस पे बता देते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सिंधु नदी किनारे। किससे? सिंधु नदी किनारे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है सिंधु सभ्यता। क्या बोला जाता है? सिंधु सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं सिंधु को, इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हड़प्पा सभ्यता गुजरात में है। बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन टाइम तो आने दो। हो गया ये। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। एक चीज और लिख लो। तीर का निशान देके लिखोगे। क्या? अरे ठीक है, ये डबल होगा और क्या। अरे इसी में है बबुआ, नवपाषाण काल इसी में तो है, सुनो तो। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लिख लेना, 1921 में की थी। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। 1921 में की थी। तुम लोग का आवाज इसमें आएगा। हाँ तो चिल्लाओगी, शांत रहो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? कब किया था? 1921 में। अभी तुम लोग को इतना ही जानना है। ठीक है, 1921 में।
हो गया। हाँ लिखो ना, हट गया। 1921 में। हो गया। है लड़का, शांत हो जाओ। हो गया ये। हेडिंग दो आप। ए लड़का, ए बबनी, देखो इधर। हाँ गरीब है, सब गरीब है। अरे ये बहुत लंबा है। ग्रेट खली को ही पीछे छोड़ चुका है। क्लास यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। अरे अरे लड़का, तुम बहुत ज्यादा। ए अंबिका, अंबिका चौधरी सुनो इधर। क्लास चल रहा है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लिखो, हेडिंग दो धान। धान या चावल, जल्दी लिखो। हेडिंग देना है धान या चावल। हाँ हाँ, धान। ई वाला पता चल रहा है ना? धान या चावल। अरे लड़का, ये शब्द वर्ड का प्रयोग मत किया करो मेरे क्लास में। ये वाला पता चलेगा। चावल। चलो लिखो, धान या चावल हेडिंग दे दिए। लिखो इसमें। लिखो जलवायु हेडिंग, फिर इसमें लिखो नीचे से जलवायु। हाँ जलवायु। हम्म। ऐसे लिखना है, किस जलवायु में धान होता है। अरे धान या चावल सेम है। लिखो। अरे लड़का, चुपचाप लिखो, ठीक है। धान या चावल, जलवायु किस जलवायु में होता है? उष्णार्ध जलवायु। क्या हो जाएगा? उष्णार्ध, बोलो उष्णार्ध जलवायु। उष्णार्ध जलवायु। तापमान लिख लेना 20 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच। तापमान, नीचे से वैसे ही लिखना तापमान। 20 से 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखना। तापमान 20 से 200 डिग्री सेल्सियस। हो गया? 20 से 200 डिग्री सेल्सियस। हो गया? आगे लिखना है इसमें। देखो, मिट्टी। मिट्टी ऐसे ही हेडिंग दे दो यहाँ पे। मिट्टी, मिट्टी। दोमट। हाँ दोमट मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में धान होता है? दोमट मिट्टी में होता है। और इसके ब्रैकेट में लिखना केवाल या चीका मिट्टी। केवाल, ए लड़का, केवाल या चीका मिट्टी। दो दोमट मिट्टी हो गया। धान, धान के लिए जलवायु कौन सी होनी चाहिए? उष्णार्ध। तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 200। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? दोमट, जिसे क्या बोला जाता है? केवाल, केवल नहीं, केवाल या चीका। हो गया? हो गया। अब यहाँ पे लिख लेना, ऐसे तीर का निशान दे के लिख लो कि धान सबसे अधिक, भारत में सबसे ज्यादा। हम्म, अरे नहीं हट, सबसे ज्यादा भारत में सर्वाधिक धान या धान सर्वाधिक, दोनों सेम है।
हाँ लिखो। धान, धान सर्वाधिक, धान सर्वाधिक, अभी वर्तमान में देख लेते हैं, रुक जाओ। शांत हो जाओगे? क्या हुआ? अरे लिखो। धान सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। धान सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है। हाँ एमपी लिख दो, मध्य प्रदेश में होता है। जल्दी वाला तो यही है। मध्य प्रदेश हो गया। इसीलिए इसीलिए मध्य प्रदेश को इसीलिए मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। समझो। इसीलिए मध्य प्रदेश को इसीलिए मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। हो गया? हो गया। गांव से नहीं ना हो तुम लोग। इसीलिए मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। हो गया। लिखो नीचे से, फिर तीर का निशान दो। वर्तमान में, तीर से तो सब कुछ हुआ है, तीर से रावण मर गया। वर्तमान में, वर्तमान में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन वर्तमान में धान वर्तमान में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। बता रहे हैं कैसे लिखवाए हैं। धान का, हाँ पहले बताते हैं। जब शुरू शुरू वहीं होता था, ठीक है, मध्य प्रदेश में, इसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में कहाँ होता है? वर्तमान में कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में होता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है? तेलंगाना का। ठीक है, देखो बिहार में सर्वाधिक, रोहतास में गेहूं और धान दोनों होता है सबसे ज्यादा। वहाँ पे नदी है, बहुत सारा सिंचाई का साधन है वहाँ पे। बिहार में बिहार में सबसे ज्यादा धान की खेती रोहतास जिला में होती है। दीजिए ना सर। कोई टीचर बुरा है और अच्छा नहीं होता है। बिहार में सर्वाधिक धान की खेती रोहतास जिला में होती है। रोहतास जिले में होती है। हो गया बबुआ? अब हेडिंग दे दो। इमरान पठान नहीं, इमरान खान। हाँ, सुन तो रहे हैं, मर गया है। हो गया। वर्तमान में सबसे ज्यादा धान की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन बिहार में सर्वाधिक रोहतास में। आगे लिखो गेहूं। हेडिंग दे दो। धान इतना ही है क्या? अब क्या धान का उत्पादन भी लिखो, कितना क्विंटल हो रहा है? देखो इधर,
चलो देखो, गेहूं हेडिंग दे दो। ऑनलाइन क्लास में चल रहा था, तुम लोग हम बहुत मारते हैं अभी। ठीक है, शांत हो जाओ, सर्च नहीं। गेहूं वर्तमान में, देखो, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूं, धान, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। लिखो, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। जलवायु लिख लेना, जलवायु शीतोष्ण कटिबंध। जलवायु क्या चाहिए इसके लिए? जलवायु शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध हो गया। आगे लिखो। क्या? ठीक है, जलवायु शीतोष्ण कटिबंध हो गया। खा है, खाद्यान्न है। आइए ना, तापमान, जलवायु हो गया शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, हाँ हाँ, ये जलवायु ना है, क्या है? जलवायु शीतोष्ण कटिबंध। आगे लिख लो, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तापमान, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम लोग को। हाँ, 10 से सेल्सियस लिखो, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। इसके ब्रैकेट में लिखना, इसके ब्रैकेट में लिखना बोते समय। बोते समय का अर्थ है जब धान की खेती जिस टाइम करते हैं, रोपते समय, उसको बोलते हैं बोते समय। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहीं पे इसके ऐसे खींच देना, ऐसे और लिखना कि काटते समय, इसीलिए तो सिखा रहे हैं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। काटते समय कितना है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखो, वर्षा, नीचे हेडिंग देना वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे देना वर्षा 50 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। 50 से 75 सेंटीमीटर हो गया। आगे लिखो, मिट्टी हल्की दोमट, हल्की दोमट मिट्टी। यहाँ पे दे देना मिट्टी, जी, मिट्टी हल्की दोमट, हल्की दोमट मिट्टी लिख देना ऐसे, मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी। कोई दिक्कत? लिखना, लिखो, हल्की दोमट मिट्टी। लिखो, बिहार में, बिहार में, नीचे तीर का निशान देके लिखना, तीर का निशान दे दो बबुआ।
बिहार में सर्वाधिक गेहूं बिहार में सर्वाधिक गेहूं बिहार में सर्वाधिक गेहूं रोहतास, पूर्वी चंपारण तथा सारण में होती है। बिहार में बिहार में सर्वाधिक गेहूं रोहतास, पूर्वी चंपारण और सारण में होती है। सारण में होती है। बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ जाओ। हम्म। बिहार में सर्वाधिक गेहूं रोहतास, पूर्वी चंपारण और सारण में होती है। ठीक है। मकई भी सबसे ज्यादा सारण में ही होता है। हो गया। कहाँ से बंद हो गई? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जो भी हो कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा पढ़ाने का तरीका, और जुड़िए अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस के साथ।